देखिए, प्रशांत किशोर का असर तो हर जगह है, हर सीट पर है, लेकिन प्रशांत किशोर को अगर 20% वोट भी मिल जाता है हर विधानसभा में तो उनकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, उपचुनाव में जल्दी में कूद गए। हालांकि ये फैसला उनका सही था मुझे लगता है, क्योंकि एक अनुभव हुआ चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, और उनकी पार्टी की एक पहचान भी बनी। भाई अब पहली बार बिहार में बहुत दिनों बाद कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी है। पहले तो एकदम सीधी लड़ाई रहती थी एनडीए और इंडिया के बीच, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद मुश्किल हर सीट पर हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल यानी कि 13 नवंबर की तारीख को बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इस उपचुनाव के लिए भी किसी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक चुनावी मैदान में उतरे, अपने उम्मीदवारों के लिए जनता का समर्थन बटोरा। हम अभी बात कर रहे हैं तरारी विधानसभा सीट की, और इस सीट पर जहां कुछ वक्त तक भाजपा का अपर हैंड बताया जा रहा था, वहीं अब ये लग रहा है कि भाजपा के लिए मामला गड़बड़ हो सकता है। आखिर क्या है पूरा माजरा, ये हम समझेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, भाजपा का अपर हैंड बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील पांडे के बेटे का जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, पहले भी हमने बताया था कि तरारी में कांटे की लड़ाई है और सीधी लड़ाई है माले और बीजेपी के बीच, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ खास नहीं कर पाए हैं वहाँ वैसे भी लड़ाई रहती है। बीजेपी मतलब एक तरफ माले रहता है, एक तरफ दूसरा गुट रहता है, आमने सामने की लड़ाई ही होती रही है हमेशा। पहले वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर वहाँ से कांति सिंह भी चुनाव जीती, 2 चुनाव से माले का कब्जा था। आपको बता दूं कि माले पहली बार वहाँ से केवल महज 100-200 वोटों से जीता था। जो अभी सांसद बन गए सुदामा, वो केवल 200 वोटों से जीते थे, लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में वो मार्जिन बढ़कर 13,000 के आसपास पहुँच गया, तो उसका वोट बढ़ गया। ठीक है, सुनील पांडे का वोट घट गया। सुनील पांडे को भरोसा है, उनका गणित ये है कि भाई जब हम हारे थे 13,000 वोट से हारे थे, उतना ही वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिला था, तो अब हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हमारा बेटा बीजेपी के उम्मीदवार है, तो अब तो जोड़ दीजिए बीजेपी का वोट तो हम जीत जाएंगे। तो राजनीति में 2-2-4 नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी के उम्मीदवार को जो वोट मिला था वो सुनील पांडे को भी मिल जाए, क्योंकि उस समय बीजेपी का जो उम्मीदवार था वो संघ का बहुत मजबूत कार्यकर्ता था। भले उसको 13,000 वोट ही मिला, 14,000, लेकिन संघ से जुड़ा हुआ था और उसकी छवि भी अलग थी। सुनील पांडे की छवि अलग है। बीजेपी ने भले उम्मीदवार बना दिया है, किसी भी कीमत पर बीजेपी वो सीट जीतना चाहती है, तो उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया। सुनील पांडे को भी बना सकती थी बीजेपी, लेकिन बाहुबली है इसलिए उनको नहीं बनाकर उनके बेटे को बना दिया। लेकिन सुनील पांडे जीते या बेटा जीते, इम्पैक्ट तो एक समान होगा, लोग ये तो समझते हैं, और यही कारण है कि चुनौती बढ़ गई है। वहाँ अभी माले का अपर हैंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ बनिया समाज का अच्छा खासा वोट है और बनिया समाज ही वहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। तो बनिया समाज सुनील पांडे के बेटे के लिए वोट करेगा या नहीं करेगा, उसी पर जीत हार निर्भर करेगी। और माले का दावा है कि बनिया समाज उसके उम्मीदवार राजू यादव के लिए वोट कर रहा है, क्योंकि वो बाहुबली के पक्ष में वोट नहीं करेगा। सुनील पांडे के बेटे की जगह, सुनील पांडे की जगह कोई दूसरा होता तो बनिया समाज गोलबंद हो सकता था, जैसा कि हर सीट पर बीजेपी के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर बनिया समाज अभी कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। वो आखिरी क्षण में मतदान केंद्र पर जाने से ठीक पहले फैसला लेगा और उसी राह पर चल पड़ेगा। तो वहाँ सुनील पांडे की लड़ाई, उनके बेटे की लड़ाई थोड़ा मुश्किल होती दिखाई दे रही है। और जहाँ संघ काम न करे, जहाँ संगठन ठीक से काम न करे, वहाँ चुनाव कैसे जीतेगा? देखिए, बीजेपी क्यों जीतती है चुनाव? आप किसी भी दूसरे दल के उम्मीदवार को देख लीजिए, खुद उसे मेहनत करना पड़ता है, पार्टी की तरफ से कोई खास सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार के साथ फ़ायदा ये है कि पूरा संगठन लग जाता है काम में, पूरा आरएसएस लग जाता है, हर गांव में, हर कस्बे में, हर टोले में आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं।
इस बार आरएसएस काम ही नहीं कर रहा है सुनील पांडे के बेटे के लिए। तो आरएसएस काम नहीं कर रहा है, संगठन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो केवल मिथिलेश तिवारी थोड़ा चुनाव निकाल देंगे, तो मुश्किल बढ़ी हुई है वहाँ पर। बात करें प्रशांत किशोर की, इस बार वो भी चुनावी मैदान में, आप लगातार जनता के बीच मौजूद थे, उनके तरफ कितना नजर आ रही है जनता? देखिए, प्रशांत किशोर का असर तो हर जगह है, हर सीट पर है, लेकिन प्रशांत किशोर को अगर 20% वोट भी मिल जाता है हर विधानसभा में तो उनकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, उपचुनाव में जल्दी में कूद गए। हालांकि ये फैसला उनका सही था मुझे लगता है, क्योंकि एक अनुभव हुआ चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, और उनकी पार्टी की एक पहचान भी बनी भाई। अब पहली बार बिहार में बहुत दिनों बाद कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी है। पहले तो एकदम सीधी लड़ाई रहती थी एनडीए और इंडिया के बीच, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद मुश्किल हर सीट पर हुई है। बेलागंज में भी मुश्किल प्रशांत किशोर के कारण ही दिखाई दे रही है, रामगढ़ में भी मुश्किल प्रशांत किशोर के कारण ही दिखाई दे रही है, इमामगंज में भी दोनों बड़े दलों की मुश्किल जनसुराज ही बना हुआ है। तो प्रशांत किशोर का जो मकसद था वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक भी सीट वो जीतेंगे नहीं इस चुनाव में, लेकिन 20% वोट भी ला देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, और 2025 का चुनाव बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए भी। बात कर रहे थे हम प्रशांत किशोर की, तो अगर उन्हें 20% वोट भी मिल जाती है तरारी में, तो वो नुकसान एनडीए और इंडी में से किसको ज्यादा पहुंचा रहे हैं? देखिए, तरारी में ज़्यादा वोट उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर लगे थे आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, तो थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा। बहुत मेहनत किया है उन्होंने, रामगढ़ में भी बहुत मेहनत किया है उन्होंने, तो माना जा रहा है कि वहाँ वोट तो मिल जाएगा, लेकिन इतना वोट नहीं मिलेगा कि वो लड़ाई को प्रभावित कर सकें। और मुझे लगता है कि जो वोट मिलेगा भी पढ़े लिखे लोग देंगे प्रशांत किशोर को वोट, जनसुराज को वोट, जो बदलाव चाहते हैं वो देंगे, तो वो बीजेपी के वोटर होंगे। मुझे लगता है कि संधमारी वो बीजेपी के वोट बैंक में ही ज़्यादा करेंगे, तो माले का इसीलिए अपर हैंड वहाँ आज की तारीख में भी दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के लिए ये सीट जितना बेहद ज़रूरी था, और शायद इसीलिए बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार भी बनाया है। भूमिहार की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भूमिहार ही हैं, तो बीजेपी ने तो एक भूमिहार को ही उम्मीदवार बनाया है। ये फैसला तो सही है, लेकिन एक भूमिहार होने के साथ साथ सुनील पांडे की छवि एक बाहुबली की भी है, और इसी छवि की वजह से वो माले के गढ़ में चुनाव जीतते भी रहे हैं। क्योंकि जो माले के विरोधी है वो मानते हैं कि माले का जवाब देने के लिए माले जैसा ही आदमी चाहिए, बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जा सकता है। तो उनके जीत का भी कारण वही है, और इस बार हार की वजह भी उनका बाहुबली होना ही हो सकता है, मुझे ये लगता है। चलिए, सुनील पांडे के बेटे चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन उनके पिता का बाहुबली होना जहां पॉजिटिव एक है, वहीं उनके लिए नुकसान की वजह भी वही बन सकता है। कल वोटिंग होने वाली है, जनता अपना फैसला जल्द सुना देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।